इनर ईयर में क्या क्या पता है, कौन कौन से पार्ट्स? membranous labyrinth, bony labyrinth, and what else? So in a better way you can say there is a hearing organ, there is a balancing organ. Okay, so hearing organ कौन सा है? Cochlea, and associated with balance is the vestibular part. ठीक है, comprising of the semicircular canals and the utricle and saccule. Okay, तो इनमें से किसी को अफेक्ट करता है ये? इसके अलावा कोई पार्ट पता है इनर ईयर का? Disease is also called as endolymphatic hydrops. So what does this mean? जो endolymphatic duct होता है, it is also part of the inner ear only. So that duct gets dilated, hydrops. ठीक है, why it gets dilated? Either जो endolymph है, ठीक है, if it is produced in more quantity, it can stagnate and the duct can get dilated, or if the drainage mechanism, endolymph drain out कैसे होता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, ड्रेन आउट कहाँ होता है? इन एनाटमी आई टोल्ड यू, प्रोड्यूस कहाँ होता है एंडोलिम्फ? स्केला मीडिया में ही होता होगा ऑब्वियसली, तो बनता कहाँ पे? स्ट्राया वैस्कुलरिस एंड द डार्क सेल्स, दो जगह पे ये बनता है. एंड इट्स गेट्स ड्रेन्ड आउट इन एंडोलिम्फेटिक सैक इन द, कहाँ जाता है वहाँ से? एरेक्नॉइड में चला जाता है. ठीक है, तो या तो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, या तो ड्रेनेज जो एग्जिट है पाथवे उसमें कोई हैम्पर हो रहा है. तो इन दोनों कारण से क्या होगा? दिस गेट्स एक्यूमुलेटेड. तो जब एंडोलिम्फ एक्यूमुलेट हो गया तो प्रेशर कहाँ पे बनेगा? स्केला मीडिया पूरा. ठीक, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई एंड वेस्टिबुलाई, हाँ, इनके बीच में व्हाट इज द बाउंड्री? Basilar membrane between media and tympani. अच्छा, वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में क्या है? रीजनस मेम्ब्रेन. सो इन दोनों बाउंड्री में से जो थोड़ा वीकर बाउंड्री है दैट इज द रीजनस मेम्ब्रेन. ठीक है, सो वो रीजनस मेम्ब्रेन इट गेट्स डैमेज्ड और रप्चर्ड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्केला मीडिया. तो स्केला मीडिया में क्या है? एंडोलिम्फ. और वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई में क्या है? पेरिलिम्फ. दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं कि नहीं? मीडिया में क्या, कौन सा आयन रिच होता है? पीपल आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. दिस इज द बेसिक एनाटॉमी क्वेश्चंस. सो गो टू योर रूम, स्टडी दिस पार्ट. ठीक है, प्रॉपर एनाटॉमी नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप डिजीज को जस्टिफाई कर पाएंगे. तो जब एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ मिक्स हो जा रहे हैं, सो दैट रिजल्ट्स इन हेयर सेल्स के डीपोलराइजेशन होता है. हेयर सेल्स कहाँ होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. उसके डीपोलराइजेशन के वजह से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि स्पाइरल गैंग्लियन के थ्रू ऑडिटरी नर्व में जाता है. ठीक है, सो अगर वहाँ पे आयन जो होता है, पोटेशियम आयन्स जो होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन जो है इफेक्ट होगा. सो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई हेयरिंग लॉस इज हैपनिंग इन दिस केस. मीनियस में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज वर्टिगो, सेकेंड इज hearing loss, third is ringing sensation in the ear or tinnitus, also called as, और एक और जो है that is called as the oral fullness. तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हो सकती हैं पेशेंट को. तो हियरिंग लॉस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सेकेंड इज हियरिंग लॉस टाइप दैट इज सेंसरी न्यूरल.
तो सेंसरी न्यूरल हीलिंग लॉस एक्सप्लेन हो गया। स्केला मीडिया के अंदर प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से हेयर सेल डिपोलराइजेशन इफेक्ट होता है। अब आता है फर्स्ट वाला, वर्टिगो क्यों होगा? क्योंकि जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है वो भी इसमें इफेक्ट होता है, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस वजह से, क्योंकि एंडोलिम्फ तो पूरा ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से वो होता है। फाइंड बाय सिम्टम ट्रायड ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो विच आर ऑफ सडन ऑनसेट, tinnitus, hearing loss and oral fullness with endolymphatic hydrops as the principal pathological feature. Like I said, this scala media, it gets dilated and causes intermixing of these two fluids, resulting in those symptoms. So what is the etiology of Meniere's disease? So these three questions we will be answering now. What is the Meniere's syndrome and what are the causes of this Meniere's syndrome? So Meniere's disease, also called as the idiopathic endolymphatic hydrops, as the name suggests, पहला जो cause है idiopathic, not defined, ठीक है। उसके बाद increased production और decreased absorption, ये दो क्राइटेरिया पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो एंडोलिम्फ का है वो कब इंक्रीज होगा? Patient having allergic conditions, in autoimmune disorders, in certain endocrine conditions like hypothyroidism, hypopituitarism, diabetes and hyperlipoproteinemia. अगर उसका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, in those cases also due to increased sympathetic activity, this can result. Also in certain viral conditions and in cases of sodium and water retention. So these are the causes of increased production of the endolymph. Now decreased absorption of the endolymph, जो उसका एग्जिट पाथवे कब हैम्पर होगा? इनर ईयर ट्रॉमा, ठीक। दूसरा इस्कीमिया ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक, काम ही नहीं कर रहा है। एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एंडोलिम्फेटिक सैक और स्मॉल साइज ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, सो ऐसे करके अगर आपसे जब आपको प्रेजेंट करना हो इन एग्ज़ाम, तो इट इज़ बेटर टू प्रेजेंट इन दिस मैनर, ताकि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कॉज क्या है और कॉजेज़ के सब कॉजेज़ क्या हैं। जो मेन ये दो कॉज हैं उसके सब कॉजेज़ ये हैं, ठीक है। सो the second question was, what is Meniere's syndrome? It is also called as the secondary endolymphatic hydrops. Basically it mimics Meniere's disease, can be seen in these conditions, ठीक है। It has similar components and it mimics the Meniere's disease, can be seen in chronic otitis media, in Cogan syndrome, leukemia, autosclerosis, in post-appendectomy cases and in syphilis. So what is the pathology of this disease? Membrane rupture theory, पहला थ्योरी ये है। क्या है? एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स से रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, पोटेशियम रिच एंडोलिम्फ टॉक्सिक टू न्यूरल टिश्यू गेट्स मिक्सड विद द पेरिलिम्फ, ठीक। सस्टेन डिपोलराइजेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द हेयर सेल्स एंड न्यूरॉन्स ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व बेस्ड इन द पेरिलिम्फ। तो दिस इज द मेम्ब्रेन रप्चर थ्योरी ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इन द स्केला मीडिया, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है थ्योरी? दैट इज इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इस्कीमिया ऑफ द कॉक्लियर एंड द वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन्स लीडिंग टू डेफनेस एंड वर्टिगो, ठीक है। तो दीज आर द टू मेन पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज। दिस इज नॉट दैट प्रिडोमिनेंट, दिस वन इज मोर प्रिडोमिनेंट। सो व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द Meniere's? Seen in age group between 30 to 60 years, female preponderance is seen, usually unilateral. Now, what is the characteristic of this vertigo? It is sudden in onset, episodic, rotatory, lasting from few minutes up to 24 hours, ठीक है। Associated with nausea, vomiting and diaphoresis with normal level of consciousness and orientation.
अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन, वर्टाइगो कॉज्ड बाय लाउड लो फ्रीक्वेंसी साउंड, it is called as the Tullio phenomena. The vertigo will be precipitated by loud and low frequency sound. अगर पेशेंट के सामने आप जोर से आवाज़ होगा उससे भी उसको वर्टाइगो आने लगेगा. That phenomenon is called as the Tullio phenomenon. Now deafness, the characteristic of the deafness is it accompanies the vertigo and improves after the vertigo attack. ठीक है, जब वर्टाइगो होगा उसके साथ उसको डेफनेस भी होगा, बट एज द वर्टाइगो सबसाइड्स द डेफनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स. ठीक है, लेकिन पुराना वाला डेफनेस नए एपिसोड के साथ इंक्रीमेंटली ख़राब होता चला जाएगा. पेशेंट ये कैरेक्टरिस्टिकली बोलेगा कि मेरा ये डेफनेस प्रोग्रेसिव है, जब वर्टाइगो होता है तो और ख़राब हो जाता है, लेकिन वर्टाइगो जब सही हो जाता है तो बेटर हो जाता है, लेकिन ओवर द स्पैन ऑफ टाइम मल्टीपल एपिसोड्स ये खराब ही हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएंट, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस. ठीक, व्हाट इज़ द टाइप? इट इज़ ऑफ सेंसरी न्यूरल टाइप, ऑब्वियसली इनर ईयर इन्वॉल्व्ड एंड प्रोग्रेसिव. One more characteristic is there, intolerance to loud sound. The patient becomes intolerant to loud sound. एक तो है loud sound will cause vertigo, called as the Tullio phenomenon. And second is the patient will be intolerant to loud sound. अगर उसको loud sound project किया जाए तो he or she will complain कि मुझे कान में दर्द हो रहा है, I cannot bear the loud sounds. ठीक है. And the third characteristic is distortion of sound frequency. मतलब यूनिलैटरल ज़्यादा होता है तो उसे सेम फ्रीक्वेंसी साउंड दोनों कानों में अलग अलग सुनाई देता है. दैट इज़ कॉल्ड एज द डिप्लाक्यूसिस बिनॉरलिस. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसा नहीं कि बस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इतना नहीं. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो फ्लक्चुएंट है, प्रोग्रेसिव है, इम्प्रूव्स विथ सबसिडेंस ऑफ द वर्टाइगो. The patient is intolerant to loud sound. This is phenomenon is called as recruitment. ठीक है, and distortion of the sound frequency. The patient will hear different in both the ears. Okay. Now the third symptom, that is the tinnitus. Patient will present with low pitched, roaring, non-pulsatile, intermittent or continuous tinnitus. ठीक है. Increased during the episodes of vertigo. चौथा जो है oral fullness, it is of fluctuating type, it improves, again happens, but it is not relieved by swallowing. OME का जो oral fullness होता है that sometimes get relieved while swallowing, क्योंकि वो eustachian tube dysfunction के वजह से है. ये eustachian tube dysfunction की वजह से नहीं है. This can be asked in your viva. जैसे आप बोलोगे ना कि सर ऑरल फुलनेस होता है, क्यों होता है, कैसे आप उसको डिलिनिएट करोगे हिस्ट्री के बेसिस पे. ठीक है, सो इट डज नॉट गेट रिलीव्ड बाय स्वॉलोइंग. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो सकते हैं इमोशनल अपसेट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. ठीक है, so this is the diagnostic criteria given by the American Academy of Otorhinolaryngologists and Head and Neck Surgeons. Based on that, a certain Meniere's disease, it is classified into three varieties: certain disease, probable Meniere's disease and possible Meniere's disease. तो अगर certain हम उसको classify कर रहे हैं तो उसमें ये characters होने चाहिए. क्या कि more than 2 episodes of vertigo होना चाहिए, and those episodes should last more than 20 minutes, और audiometry documented जो hearing loss है at least on one occasion. tinnitus present होना चाहिए. तो ये तीनों अगर चीज़ें satisfy हो रही हैं तब हम उस पेशेंट को लेबल करेंगे इट इज़ ए कन्फर्म और सर्टेन केस ऑफ मीनियस डिजीज़. अगर हमें डाउट है तो हम प्रोबेबल मीनियस डिजीज़ कैटेगरी में क्या होगा, एक एपिसोड ऑफ वर्टाइगो मोर देन 20 मिनट्स का ड्यूरेशन. ठीक है, हेयरिंग लॉस डॉक्यूमेंट हुआ है एटलीस्ट वन ओकेजन में, और उसको टिनिटस प्रेजेंट है, तो ये प्रोबेबल केस ऑफ मीनियस डिजीज़ हुआ. ठीक है, एंड थर्ड इज पॉसिबल मीनियस डिजीज़. इसमें क्या होगा
कि एपिसोडिक वर्टाइगो विदाउट डॉक्यूमेंटेड हियरिंग लॉस और फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विथ डिसइक्विलिब्रियम बट विदाउट डेफिनिट एपिसोड। मतलब बॉडी उसका थोड़ा इम्बैलेंस होता है लेकिन वर्टिगो नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड द टिनिटस विल नॉट बी प्रेजेंट इन दैट केस। तो ये 3 चीज़ में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिम्टोमोलॉजी। So what are the variants of this disease? This is also a very important slide. This is asked in your MCQs. लर्मॉय सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड एज द रिवर्स मीनियस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? उसमें क्या हो रहा है? पहले वर्टाइगो पहले आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? डेफनेस एंड टिनिटस आ रहा है, फॉलोड बाय वर्टाइगो, एंड इसके बाद क्या होगा? वहाँ टिनिटस ये तुम्हारा वर्टाइगो इम्प्रूव कर रहा है तो हियरिंग इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ पे इसके बाद ही जो हियरिंग इम्प्रूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट दैन मीनियस, that is why it is called as the reverse Meniere's syndrome. Tumarkin's otolithic crisis, this also is very important question. इसमें क्या होता है? The patient falls without vertigo or loss of consciousness. Tumarkin's otolithic crisis में patient will complain कि somebody has pushed me from above and he falls to the ground. Prolaxed बोला जाता है उसको, ठीक है। So that also mimics this Meniere's disease. In cochlear hydrops, deafness and tinnitus is only there, and in vestibular hydrops, vertigo only is there. There is no this deafness is not there. So this is very important. Coming on to the examination, क्या क्या हमें findings मिलेंगे? On otoscopy, will not find anything abnormal. Normal otoscopy. Tympanic membrane will appear normal. रीनी क्या होगा? कौन सा हेयरिंग लॉस है? सेंसरी नहीं होता। रीनी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होगा। कंडक्टिव में उल्टा होता है ना, BC ग्रेटर देन AC, तो इसमें नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। AC ग्रेटर देन BC, एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन। वेबर क्या होगा? जिधर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उधर ही क्या होगा? इन द बेटर ईयर लेटरलाइज होगा, ठीक है, लेटरलाइजेस टू द बेटर ईयर, ओके। एंड एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट क्या बताएगा? कि उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इस वजह से रिड्यूस्ड इन दैट डिजीज्ड ईयर, ठीक है। सो दिस इज द योर क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हियरिंग। निस्टैग्मस मिलेगा, स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस एग्जामिनेशन के टाइम पे। सो वो कैसा होगा? इनिशियली इट बीट्स टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर, जिस तरफ का मीनियर्स है उधर ही फास्ट बीटिंग कंपोनेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ द इनिशियली वो इरिटेटिव रहता है, उधर का लैब्रिंथ जो है वो इरिटेटिव है, दैट इज वाई द निस्टैग्मस विल बीट टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर इनिशियली। उसके बाद क्या होगा? निस्टैग्मस चेंज हो जाएगा, उल्टे ईयर की तरफ बीट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिजीज ईयर हैज़ बिकम पैरालिटिक नाउ the impulses being sent has decreased, that is why it becomes towards the healthy ear. Again उसके बाद क्या होगा? फिर जो है towards the affected ear at a recovery phase, ठीक है। वर्टिगो इसमें इंप्रूव हो रहा है ना, एपिसोडिक वर्टिगो है, तो जब इनिशिएट होगा तब निस्टैग्मस इरिटेटिव होगा। इरिटेटिव निस्टैग्मस जो है सेम साइड, IS इज इरिटेटिव सेम साइड, ठीक है। तो इरिटेटिव निस्टैग्मस जो है हमेशा सेम साइड ऑफ द ईयर की तरफ बीट करता है। एंड उसके बाद जब बहुत कंटिन्यूसली हो जाएगा तो वो आला हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, तो अपोजिट साइड, ठीक है। एंड अगेन जब वो रिकवर करेगा, जब वर्टिगो रिकवर्स, एट दैट टाइम अगेन द निस्टैग्मस विल स्टार्ट बीटिंग टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर। सो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में कैसा दिखेगा ये? द ग्राफ्स विल बी लाइक दिस, राइजिंग कर्व और स्ट्रेट और यूनिफॉर्म और डाउन स्लोपिंग कर्व। इसको लिख लेना, ये अराउंड 7% ऑफ द पेशेंट्स में मिलता है राइजिंग कर्व,
फ्लैट जो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, स्ट्रेट कर्व जो है 42% में मिलता है, एंड डाउन स्लोपिंग जो है वो अराउंड 19% में मिलता है. ठीक है. So speech audiometry, the score will be in between 50 to 80%. ABLB, this is also a test. This is a test for recruitment. It signifies presence of recruitment. ठीक है. इसमें क्या शो कर रहा है, ये ABLB का है. इसमें क्या शो कर रहा है, 10, 20 ये डेसिबल्स हैं. ये एक ईयर है, ये एक ईयर है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब इस ईयर में 50 डेसिबल साउंड प्रोजेक्ट हो रहा है, ये ईयर इंटरप्रेट कर रहा है 50 डेसिबल साउंड. जो डिजीज्ड ईयर है वो इंटरप्रेट कर रहा है उसको 20 डेसिबल के हिसाब से. मतलब ये डिजीज्ड ईयर है, ये कम सुन रहा है. ठीक है. लेकिन जब हम 60 गए तो इस पे ग्राफ आ रहा है 30 डेसिबल का. 70 गए तो अचानक से आने लगा 60 डेसिबल का. 80 डेसिबल्स यहाँ पे दिया तो इसमें भी आने लगा 80 डेसिबल का. इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मली बेटर होता चला जा रहा है ये इसके कंपैरिजन में. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रिक्रूटमेंट. रिक्रूट हो रहा है वो. ठीक है. तो दिस ऑलवेज हैपन्स इन द कॉक्लियर पैथोलॉजी. रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव इन कॉक्लियर टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस. ठीक है. CC score, short incremental sensitivity index. This is also positive in cochlear hearing loss. And कितना आता है, स्कोर ऑफ एक्सेस ऑफ 70%. करते कैसे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर, मतलब तुम्हारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो. प्रेजेंटेशन ऑफ अ टोन ऑफ 20 decibel above threshold is given, followed by a series of 200 millisecond tones of 1 decibel louder. मोटा मोटा समझा देता हूँ. 1 डेसिबल साउंड इंक्रीमेंट हमारा नॉर्मल कॉक्लिया फील नहीं कर सकता, अप्रिशिएट नहीं कर सकता है. लेकिन अगर कॉक्लियर पैथोलॉजी उसको हो जाए, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ड्यू टू कॉक्लियर पैथोलॉजी हो जाए, तो इवन 1 डेसिबल ऑफ हेयरिंग लॉस भी वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है. इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट इंक्रीमेंटल सेंसिटिविटी इंडेक्स. छोटा छोटा इंक्रीमेंट करके सेंसिटिविटी बढ़ जाता है कॉक्लिया का. ठीक है. तो दैट गोज अबव 70%. नॉर्मली इट इज अराउंड 30%. ठीक है. टोन डीके टेस्ट, इट इज नेगेटिव. डीके हैपेंस बिफोर 20 decibels only. Now this is a very important test. This will be asked in your MCQ. The gold standard test for Meniere's disease. इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी. ठीक है. ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड है दैट इज पास थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इज rested over the round window. ठीक है. and this electrode what it does is it measures the potential difference of the inner ear. क्या measure करता है, action potential and summation potential. action potential क्या होता है, synchronous firing of the auditory nerve. ये denote करता है action potential of the auditory nerve, measure करता है. और summation potential क्या होता है, is the direct current response of the hair cells. मतलब summation potential is the potential difference of the hair cells. ठीक. action potential is across the auditory nerve and summation potential is the response of the hair cells. अब SP by AP अगर हो, मतलब summation potential by action potential अगर हम, if it is more than 30%, ठीक है, उसको याद कर लेना. इफ इट मोर देन 30%, सो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ Meniere's पैथोलॉजी. ठीक है. सो इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. और क्या होता है, वाइडेंड वेवफॉर्म ऑफ SP by AP कॉम्प्लेक्स इज मोर देन 2 millisecond. ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि दिस इज इंडिकेटिव ऑफ Meniere's डिजीज. दिस टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लिसरॉल टेस्ट, ये इसी में होता है, Meniere's में ही होता है. क्या किया जाता है, पहले हम पेशेंट का PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री और स्पीच ऑडियोग्राम कराएंगे. उसके बाद पेशेंट को हम 1.5 ml पर किलोग्राम, उसका वेट जितना भी है, 60 किलोग्राम है तो 90 ml के अराउंड होगा, 1.5 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उसे ग्लिसरॉल देंगे मिक्सड इन सम जूस.
और ऑडियोमेट्री को फिर हम रिपीट करेंगे 2 घंटे बाद, ठीक है। तो ग्लिसरॉल इज व्हाट, इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इट विल पुल आउट द फ्लूइड फ्रॉम द, जो प्रेशर है उसको रिलीज कम करेगा तो फिर क्या होगा, अगेन डू द ऑडियोमेट्री आफ्टर 2 आवर्स, पीओ टोन थ्रेशोल्ड इम्प्रूव्स बाय मोर देन 10 डेसिबल्स, ठीक है। ऑडियोमेट्री इंप्रूव हो गया मोर देन 10 डेसिबल्स। और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर जो हमने स्पीच ऑडियोग्राम किया था, दैट गेट्स इंक्रीज मोर देन 15%, और द SP by AP रेशियो इन द इलेक्ट्रोकॉक्रोग्राफी इज मोर देन 15%। अगर ये इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, दैट मीन्स द ग्लिसरॉल टेस्ट इज पॉजिटिव, इंडिकेटिव ऑफ मीनियस पैथोलॉजी, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, एक्यूट अटैक ऑफ मीनियस डिजीज में क्या कर सकते हैं, रीएश्योरेंस, बेड रेस्ट, हेड सपोर्ट एंड वेस्टिबुलर सेडेटिव्स। मेडिकेशंस में वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दे सकते हैं, क्या इंजेक्शन प्रोक्लोप्राजीन दे सकते हैं, प्रोमिथाजीन दे सकते हैं, डाइजिपाम, ओके, एंड इंट्रावेनस फ्लूइड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्या क्या हो सकता है इसमें। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, रीएश्योरेंस करो, कोई भी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कॉक्लियर इस्कीमिया भी है ना वन ऑफ द कॉजेज, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को जो भी इंक्रीज करता है उसको हमें रिड्यूस करना है, जैसे टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, एलर्जेंस, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस सब को रिड्यूस करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। डाइट में क्या करना है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन वन ऑफ द पैथोलॉजी है, तो हमें लो सॉल्ट डाइट देना है, लेस फ्लूइड देना है, एंड एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, ठीक है। अगेन एक्सरसाइज का रोल क्या है, डिक्रीजेज योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। वेस्टिबुलर डिप्रेसेंट्स जैसे कि सिनेरेजिन एंड प्रोक्लोरपेराजीन जो देते हैं। इन अदर मेडिकेशन वी गिव cochlear vasodilators like beta-histine, carbogen, low molecular weight dextran and histamine drip. Diuretics can be given, dexamethasone can be given to decrease the autoimmunity. Autoimmune disorder was one of the causes. Dehydration by hypoosmolar fluids like जैसे कि हम ग्लिसरॉल टेस्ट में कर रहे हैं जो, and hormone replacement therapy. Okay. So what is this device called as? This device is called as Miniates device. ये क्या करता है? It is a low pressure pulse generator. Pressure pulses transmitted to the round window via grommet. यहाँ एक grommet place करके इस device के through pressure को हम round window पे देंगे. तो round window in turn inner ear में transmit करेगा उस pressure को and it will help in the drain out of the this emptying of the endolymphatic sac. ठीक है. So displaces the endolymph and thus relieves the endolymphatic hydrops. Okay. Used for 5 minutes thrice a day. So now coming on to some other procedures called as the chemical labyrinthectomy. Chemical labyrinthectomy कैसे कैसे कर सकते हैं? One is transtympanic injection of ototoxic drugs. Second, by intratympanic drug instillation via a grommet or a microwick. Third, transtympanic drug perfusion. ये सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम केमिकल लैब्रिंथेक्टमी कर सकते हैं. अब कौन सा केमिकल यूज करेंगे? जेंटामाइसिन ड्रग. ठीक है. वाई? बिकॉज इट इज अ वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग. ठीक है. एंड डेक्सामेथासोन इसके साथ यूज करेंगे बिकॉज इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी. तो पहला क्या था? ट्रांसटिम्पैनिक इंजेक्शन ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स. इस लैब्रिंथ में ही आपने जेंटामाइसिन इंजेक्ट कर दिया. ठीक. दूसरा इंट्राटिम्पैनिक ड्रग इंस्टिलेशन वाया ग्रोमेट और माइक्रोविक. यहाँ ग्रोमेट प्लेस किया है, इसके थ्रू आप मिडिल ईयर में ड्रग इंजेक्ट कर दीजिए. यहाँ पे ड्रग धीरे धीरे राउंड विंडो के थ्रू परमिएट करेगा एंड इट विल ग्रेजुअली कॉज टू केमिकल लैब्रिंथेक्टमी. ठीक है. वन ऑफ दोज दिस इसी का है. माइक्रोविक के थ्रू भी कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ माइक्रोविक लुक्स लाइक. माइक्रोविक मतलब क्या? जैसे लैंप होता था ना पहले,
ऑयल को वो सक कर रहा है, उसी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रग को आप अब यहाँ पे देंगे, ये जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, बाय कैपिलरी एक्शन। एक और क्या है, ट्रांस टिम्पैनिक ड्रग परफ्यूजन, ठीक है। सेम यहाँ पे ग्रोमेट है, ये तुम्हारा राउंड विंडो वाला एरिया है, थ्रू अ कंडूट ट्रांस टिम्पैनिक ड्रग परफ्यूजन इज हैपनिंग। नाउ व्हाट आर द सर्जिकल टेक्निक्स। यहाँ पे हाइपर एक्टिव क्या है, लैब्रिंथ है। अगर लैब्रिंथ को हम सप्रेस कर दें तो उसके सिम्टम सप्रेस हो जाए। द मेथड टू सप्रेस द लैब्रिंथ यूजिंग केमिकल्स लाइक वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स। नाउ दिस पार्ट रेफर्स टू, अगर उससे नहीं हो रहा है तो वी कैन गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या क्या कर सकते हैं, 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व बोथ हेयरिंग एंड बैलेंस, then we can do sacculotomy, cochlear duct piercing via round window and endolymphatic sac decompression or shunting. इन तीनों में we will be preserving the hearing and balance both, ठीक है। अब अगर हमें hearing preserve करना है, अगर उसका वर्टिगो मेन कंप्लेंट हो रहा है तो बैलेंस उसका मेन कंप्लेंट है, तो बैलेंस एब्लेशन हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केमिकल लैब्रिंथेक्टमी एक प्रोसीजर जो डिस्कस किया। दूसरा वेस्टिबुलर नर्व जो सिग्नल्स को ले जा रहा है उसी को हम न्यूरेक्टमी कर दें। तीसरा वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन डिस्ट्रक्शन यूजिंग अ यूएसजी और अ क्रायोप्रोब, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द इनर ईयर को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसमें। हेयरिंग एंड बैलेंस एब्लेशन दोनों ही अगर रेजिस्टेंट डिजीजेज है इनमें से नहीं अगर रिकवर कर पा रहा है तो वी विल गो फॉर हेयरिंग एंड बैलेंस एब्लेशन बोथ सेक्शन ऑफ द 8th नर्व और टोटल लैब्रिंथ। तो हेयरिंग एंड बैलेंस प्रिजर्वेशन जो सबसे कंजर्वेटिव है इनमें से, उसमें क्या होगा, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन, एंडोलिम्फेटिक सैक शंटिंग कर सकते हैं इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस और मैस्टॉइड कैविटी, ताकि वहाँ से जो है एंडोलिम्फ ड्रेन होता रहे। सैक्यूलॉटमी जो सैक्यूल एनलार्ज हो गया है ड्यू टू दिस एंडोलिम्फ, उसमें हम फिक्स नीडल पंक्चर कर सकते हैं और कॉर्डी स्टैक पंक्चर कर सकते हैं। द नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हाट वी डू। एंड कॉक्लियर डक्ट पियर्सिंग कर सकते हैं वाया राउंड विंडो। तो डिकम्प्रेशन में यहाँ ये सैक्यूल है, ये कॉक्लियर डक्ट है, इनको डिकम्प्रेस कर सकते हैं। शंटिंग में ये तुम्हारा एंडोलिम्फेटिक सैक है, इसको हम मैस्टॉइड कैविटी में शंट कर सकते हैं या फिर एरेक्नॉइड में इसको शंट कर सकते हैं। So this is the probe that is used, ultrasonic probe that is used. Now the total destructive surgery, इसमें हम hearing भी चला जाएगा, balance भी चला जाएगा, destroys both the cochlea and the vestibular function, done in patients with severe deafness. Types of surgery are section of the vestibular and cochlear nerve, ठीक है, और total labyrinthectomy. ये एरिया है, दिस एंटायर एरिया इज। सो लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट, इस स्लाइड को थोड़ा इसको मेंशन कर लेना। लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट इज, पहला तो देना है, फर्स्ट लाइन इज लो सॉल्ट लाइट ओरल डायरेटिक थेरेपी। सेकेंड लाइन इज इंट्राटिम्पेनिक स्टेरॉयड थेरेपी और यूजिंग अ टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब। थर्ड जो है आप पंप से जो है उसको कम करना चाह रहे हैं यूजिंग मिनिएट्स पंप और एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दिस इज डिकम्प्रेशन सर्जरी। हाँ, मतलब इसमें हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हम वी विल बी गोइंग फॉर द एब्लेटिव प्रोसीजर्स लाइक केमिकल एब्लेशन यूजिंग इंट्राटिम्पेनिक जेंटामाइसिन थेरेपी और वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है सिम्टम्स, देन वी विल गो फॉर टोटल लैब्रिंथेक्टमी, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट लैडर। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन किया, वेस्टिबुलर सेडेटिव्स दिया, मीनियर्स डिवाइस दिया, यहाँ तक पूरा कंजर्वेटिव था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशंस, ठीक। इस पर भी अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी, दिस इज़ अ कंजर्वेटिव सर्जरी। हम एंडोलिम्फेटिक सैक को जो है ड्रेनेज पाथवे को इम्प्रूव कर रहे हैं विदाउट टचिंग द अदर स्ट्रक्चर्स। इस पर भी अगर नहीं हुआ तो अब हम लैब्रिंथेक्टमी की तरफ जाएंगे
पहले हम ट्राई करेंगे यूजिंग ड्रग्स, जेंटामाइसिन, केमिकल लैब्रिंथेक्टमी, अल्ट्रासोनिक वेस्टिबुलर डिस्ट्रक्शन, वेस्टिबुलर नर्व डिस्ट्रक्शन। इस पर भी नहीं हुआ, अब हम जो है वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी करेंगे। जो सिग्नल्स जा रहे हैं वेस्टिब्यूल से, उन नर्व फाइबर्स को न्यूरेक्टमी करेंगे। तब भी नहीं हुआ, तब टोटल लैब्रिंथेक्टमी करेंगे। वाइवा में अगर पूछा जाए तो इसको पहले मत बता दीजिएगा, दिस एंटायर लैडर शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, पूरा चैप्टर का जेस्ट है ये। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन, Meniere's device, followed by conservative surgery, endolymphatic sac surgery. If it doesn't improve here, we will go for ablative procedure, organ destroying procedures, जिसमें पहले हम यूज़ करेंगे chemicals using drugs like gentamicin, procedures like ultrasonic vestibular nerve destruction, वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी। अगर उससे भी अगर नहीं रिजॉल्व होता है, देन विल गो फॉर द टोटल ऑर्गन एब्लेशन कॉल्ड एज द नो, दैट इज द शी इज सेइंग कि इफ वी डू द लैब्रिंथेक्टमी इन दिस पेशेंट, देन द पेशेंट विल नॉट हियर, दैट इज व्हाई दैट इज डन एट द लास्ट। इफ द सिम्टम्स बिकम सो सीवियर, ठीक है, अगर उसको वर्टिगो कंटिन्यूअस हो रहा है, हियरिंग तो उसका ऐसे ही खराब हो जा रहा है। अभी प्रेजेंटेशन में क्या था कि मीनियस का कैरेक्टरिस्टिक ही है कि द हियरिंग लॉस गेट्स वर्सन विथ ईच एपिसोड ऑफ वर्टिगो एंड इट बिकम्स मोर वर्स सब्सिक्वेंटली। पिछले 4 साल से उसको वर्टिगो हो रहा है, हर वर्टिगो के साथ हियरिंग लॉस खराब होता है, जैसे ही वर्टिगो सबसाइड करता है हियरिंग लॉस इंप्रूव हो जाता है, लेकिन जो बेसलाइन ऑफ द हियरिंग लॉस है वो ग्रेजुअली खराब होते चला जा रहा है। तो टोटल लैब्रिंथेक्टमी उन केसेस में रिक्वायर्ड होगा कि जिसमें उसका वर्टिगो इंट्रैक्टेबल हो गया है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दीज अदर थिंग्स, और उसका उतना खराब वर्टिगो में उसका हियरिंग लॉस भी बहुत खराब होगा, ठीक है। तो दैट ईयर इज ऑलरेडी नेक्स्ट टू मतलब डेड ईयर ही, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए कि एटलीस्ट उसका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए, उस केस के लिए वी विल बी डूइंग दिस टोटल लैब्रिंथेक्टमी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज डन एट द लास्ट, ठीक है। एनीथिंग एल्स? इसीलिए ये डिजीज बहुत स्टबर्न डिजीज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गो एंड रीड इट, ठीक है। Especially how you will diagnose the disease based on your history and examination, ठीक है। ट्रीटमेंट पार्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको आउटलाइन पता होना चाहिए ये वाला कि हम क्या करेंगे उस पेशेंट के साथ, ठीक है। बट एग्जामिनेशन पार्ट एंड हिस्ट्री पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप पूछोगे उन पेशेंट से एंड आप उसको कैसे अदर फॉर्म ऑफ वर्टिगो, अदर फॉर्म ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ ऑरल फुलनेस, आप उसको कैसे करके डिलिनिएट करेंगे,